गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म की हमने स्टडी करी थी लास्ट क्लास में। इसी में हम पढ़ रहे हैं क्यूरी वीज लॉ। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर टीसी के ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का बिहेवियर चेंज होता है। उसके ऊपर के टेम्परेचर पे, मतलब हायर टेम्परेचर देन टीसी। तो देखते हैं इसमें क्यूरी वीज लॉ। एम टी अपॉन एम एस ज़ीरो की वैल्यू। Mt is the saturation magnetization on any temperature T, and MS0 is the saturation temperature at saturation magnetization at absolute temperature. ये टर्म हमने निकाली थी J+1/3J म्यू अपॉन के बी टी बी प्लस लेमडा म्यू नोट एम टी। ठीक है, यहाँ पर B प्लस लेमडा म्यू नोट एम टी ये वीज मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर B अप्लाइड फील्ड है और लेमडा म्यू नोट एम मटीरियल के अंदर, जो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है उसके अंदर स्वतः उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो MS0 इक्वल्स टू, हम जानते हैं सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर वैल्यू होती है एन म्यू। ठीक है, सो एम टी इक्वल्स टू J+1/3J। वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर MS0 की। सो यहाँ हमें मिलेगा एन म्यू स्क्वायर अपॉन के बी टी बी प्लस लेमडा म्यू नोट एम टी, और एम टी हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और इसमें टी सी की वैल्यू हम रख देंगे लेमडा म्यू नोट एन म्यू स्क्वायर अपॉन 3 KB J+1/J, और सी, जो सी है कांस्टेंट, दैट इज इक्वलेंट टू टी सी अपॉन लेमडा, क्योंकि हमने टी सी इक्वल्स टू यहाँ पर एंड सी जो क्यूरी कांस्टेंट होता है दैट इज म्यू नोट एन म्यू जे स्क्वायर अपॉन 3 KB होता है। तो यहाँ से हम टीसी के फॉर्मूला से सी को लिख सकते हैं टी सी अपॉन लेमडा। तो ये वैल्यूज़ हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा एम टी 1 माइनस टी सी अपॉन टी। ठीक है, जो ब्रैकेट में जो माइनस के साथ जो वैल्यू है उसमें टी नीचे वेरिएबल है, टेम्परेचर है जो वेरिएबल है, और बाकी जो क्वांटिटी है उसे हम टीसी लिख सकते हैं। टीसी को व्यक्त करिए राइट हैंड साइड में, टी को छोड़ के, बी और टी को छोड़ के जो वैल्यू है दैट इज सी अपॉन म्यू नोट। सी रख देंगे उसकी जगह, और अपॉन हमें म्यू नोट लगाना पड़ेगा क्योंकि सी में म्यू नोट की टर्म भी आती है। तो यहाँ हो गया और म्यू नोट एम टी, म्यू नोट को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। म्यू नोट एम टी की वैल्यू हो गई सी बी टी माइनस टी सी। इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास लास्ट में म्यू नोट एम टी की वैल्यू बचेगी सी बी टी माइनस टी सी। अब सिंस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का इक्वल्स टू होता है म्यू नोट एम टी अपॉन बी, का इक्वल्स टू एम बाई एच होता है। सो एच को हम लिख सकते हैं बी अपॉन म्यू नोट। तो म्यू नोट ऊपर चला गया तो हो गया म्यू नोट एम टी अपॉन बी। तो काई की वैल्यू हो गई यहाँ से सी अपॉन टी माइनस टी सी, क्योंकि बी इधर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास रिमेनेंट बचेगा सी अपॉन टी माइनस टी सी। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्यूरी वीज लॉ है, क्यूरी वीज लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। यहाँ पर काई जो है टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होकर टी माइनस टी सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जब टी टी सी से कम है, जो टेम्परेचर है पदार्थ का वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है अगर, तो जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक की तरह व्यवहार करेगा, उसमें स्वतः चुंबकन उत्पन्न होगा, उसके जो मोमेंट्स हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड होंगे। लेकिन अगर जैसे ही टेम्परेचर को टीसी से हायर किया जाएगा तो पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। पदार्थ में जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और मैग्नेटाइजेशन जो है, इंटरनल मैग्नेटाइजेशन, वो
डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब कि वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट के, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म तक अलाइंड नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह का बिहेवियर किसमें पाया जाता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में पाया जाता है। अर्थात लोह चुंबकीय जो पदार्थ हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह से व्यवहार करेंगे टी ग्रेटर देन टीसी के ऊपर। अब देखिए स्वतः चुंबकन की ताप पर निर्भरता, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। सिंस एम टी अपॉन एम एस जीरो की वैल्यू हमने निकाली के बी टी एक्स अपॉन एन लेमडा म्यू स्क्वायर म्यू नोट। एम टी अपॉन एम एस जीरो, टी सी को अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें टी सी लिख रहे हैं और राइट हैंड साइड में टी सी की वैल्यू रख रहे हैं, टी सी की टर्म रख रहे हैं। सो लेमडा म्यू नोट एन म्यू स्क्वायर अपॉन 3 के बी जे प्लस 1 ओवर जे। यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा जे प्लस 1 अपॉन 3 जे टी इंटू एक्स। ओके, सो एम टी अपॉन एम एस जीरो इक्वल्स टू जे प्लस 1 अपॉन 3 जे टी अपॉन टी सी मल्टीप्लाई बाई एक्स। यहाँ हमें ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो जो एम टी अपॉन एम एस ज़ीरो है और टी अपॉन टी सी है, इनके मध्य अगर हम ग्राफ खींचें, मतलब ये हो गया कि दो वेरिएबल हम मान रहे हैं एम टी अपॉन एम एस और टी अपॉन टी सी। तो अगर एक को वाई एक्सिस पर लेते हैं, दूसरे को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो अगर इनमें ग्राफ खींचते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा कि लोह चुंबकीय तत्वों आयरन, कोबाल्ट और निकल के लिए जे की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 1/2 के संगत वक्र प्रायोगिक वक्र से सहमति रखते हैं। अर्थात लोह चुंबकीय तत्वों में स्वतः चुंबकन की परिघटना इलेक्ट्रॉन्स की कक्षीय गति के कारण नहीं होती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रचक्रण गति से संबद्ध होती है। जे की वैल्यू हाफ मिलने का मतलब हो गया कि जे की वैल्यू के अंदर केवल चक्रण गति का ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि S इक्वल्स टू हाफ होती है। चक्रण गति क्या होती है? चक्रण स्पिन की जो वैल्यू होती है दैट इज हाफ। तो इसलिए जे में जो टोटल क्वांटम नंबर है उसमें केवल हमें हाफ वैल्यू मिलती है आयरन, कोबाल्ट, निकल के लिए। तो यहाँ पर एल का क्या हो रहा है? दमन हो रहा है, क्वेंचिंग हो रही है इन मटीरियल्स के लिए। और इनमें जो वक्र मिलेगा हमें, ये वक्र प्रायोगिक वक्र से सहमति रखता है। इसका मतलब लोह चुंबकीय तत्वों में स्वतः चुंबकन की परिघटना केवल प्रचक्रण की गति के कारण ही होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें अनुचुंबकीय क्षेत्र, पैरामैग्नेटिक रीजन, काई जो होती है वो हमने निकाला, काई इक्वल्स टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। यहाँ पे सी क्यूरी कांस्टेंट है और टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर है। किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर टी एक निश्चित ताप टी सी, जिसे अनुचुंबकीय क्यूरी टेम्परेचर भी कहते हैं, से अधिक करने पर वह अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। तो अगर मैं इसमें 1 अपॉन काई और टी में कर्व खींचती हूँ, तो देखिए जब t इक्वल्स टू टी सी होगा, जब टी लेस देन टी सी होगा, तो t जो है कम है टी सी से, t कम है तो ये नेगेटिव वैल्यू हमें मिलेगी। तो 1 अपॉन काई की वैल्यू टेंड्स टू 0 होगी, मतलब बहुत ही कम होगी, काई की वैल्यू बहुत ही कम होगी और नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाएगा ये, जब t की वैल्यू लेस देन टी सी होगी। तो ये जो ग्राफ है ये पैरामैग्नेटिक रीजन में है। एक्चुअली क्या है कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का पैरामैग्नेटिक रीजन में जो क्यूरी-वीस लॉ में जो हमें ये बताता है कि एक टेम्परेचर टीसी से ऊपर जाने पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो ये जो ग्राफ बता रहा है ये पैरामैग्नेटिक रीजन में किस तरह से मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी या प्रवृत्ति चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, हमें ये बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे टीसी के आगे जाता है, टीसी से ऊपर करते हैं, तो वैसे वैसे ससेप्टिबिलिटी टीसी से ऊपर टेम्परेचर जाने पर कम होती है। ससेप्टिबिलिटी कम होगी तो 1 अपॉन काई जो उसका इन्वर्स है वो इंक्रीज होगा। तो देखिए ग्राफ में 1 अपॉन काई की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है टी के साथ, टेम्परेचर के साथ। टी इक्वल्स टू टी सी के ऊपर, जब टी इक्वल्स टू टी सी है तो सी अपॉन टी माइनस टी सी की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, मतलब काई की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। और इसका मतलब हो गया 1 अपॉन काई की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। तो देखिए टी इक्वल्स टू टी सी के ऊपर ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष को काट रहा है। इसका मतलब 1 अपॉन काई की वैल्यू हमें 0 मिल रही है यहाँ पे।
तो ससेप्टिबिलिटी इनफाइनाइट होती है। और अगर आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनके लिए अगर ये ग्राफ खींचा जाता है तो ये ग्राफ नीचे से टीसी को कट नहीं करके थोड़ा सा टिल्ट होता है, और थीटा एफ, एक टेम्परेचर है थीटा एफ, यहाँ पर ये एक्स अक्ष को काटता है, जिसे लोह चुंबकीय क्यूरी टेम्परेचर भी कहा जाता है। यह टीसी का मान थीटा एफ से थोड़ा सा अधिक होता है। थीटा एफ इज लिटिल बिट लेसर देन टीसी। ओके, सो देखिए नेक्स्ट, लोह चुंबकत्व की प्रकृति, कि लोह चुंबकत्व किस तरह से प्रोड्यूस होता है मटेरियल्स में, या हम कहें कि कुछ जो पदार्थ हैं वो लोह चुंबकत्व का गुण उनमें क्यों होता है, या स्वतः चुंबकत्व का गुण उनमें क्यों पाया जाता है। तो इसको हम देखते हैं। जिस तरह से मान लीजिए कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम और डिस्प्रोजियम, ये इस तरह के कुछ मटेरियल हैं। और या फिर इन मटेरियल्स के साथ ये जो तत्व हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं, इनके साथ कुछ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स या के ऑक्साइड्स का या इनके मिश्र धातुओं में भी इस तरह का लोह चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ससेप्टिबिलिटी होती है, वो पॉजिटिव होती है और उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसा हमने देखा कि क्यूरी टेम्परेचर के नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, और उसके ऊपर के टेम्परेचर पे टीसी से ऊपर अगर जाते हैं तो वहाँ पर पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। यह लोह चुंबकीय गुण पदार्थ में जनरली हम कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं, या हम कहेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करके ये जो लोह चुंबकत्व का गुण है, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे ज़्यादा निर्भर करता है। इन सभी तत्वों में डी या फिर एफ, जो भी उनका कोश है, डी या एफ कोशों के अंशतः पूरित अवस्थाओं के अस्तित्व के कारण उत्पन्न होता है। मतलब डी और एफ कोश इसमें पार्शियली फिल्ड होते हैं, इनकी वजह से इनमें लोह चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। लोह चुंबकीय गुणों की भौतिक प्रकृति को समझने के लिए ये माना गया कि इसमें लोह चुंबकीय गुण क्यों उत्पन्न हो रहा है, कि इनमें किसी प्रकार की कपलिंग होती है, मतलब युग्मन होता है। तो देखिए, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल की हम बात करते हैं तो इसमें 3s3p तक कोश पूर्णतः पूरित होते हैं, और इनके 3d या 4f कोश पार्शियली फिल्ड होते हैं, जिनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्णों में योगदान देते हैं। 3d या 4f में जो पार्शियली फील्ड हैं, उनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्शियली फील्ड होंगे, तो उनमें एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चुंबकीय आघूर्ण में योगदान देते हैं। इन तत्वों के परमाणु में 3d तथा 4s कोश परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो देखिए, 3d उपकोश अगर पार्शियली फील्ड है तो वो 4s कोश के इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है, परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, और वो क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी लेवल्स फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं और बैंड्स बनाते हैं। जैसे हमने बैंड थ्योरी में पढ़ा था कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो स्प्लिट होके बैंड्स फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि 4s और 3d उपकोश के इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्शन करेंगे और स्प्लिट होकर बैंड्स का निर्माण करेंगे। 4s कोश का यथेष्ट रूप से स्प्लिटिंग होता है, और 3d का भी कम स्प्लिट होता है 4s के कंपैरिजन में, लेकिन स्प्लिटिंग होती है। जैसा कि फर्स्ट फिगर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एस बैंड का बैंड फॉर्मेशन हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है, जब 3d और 4s के इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। और फर्मी एनर्जी आप देख सकते हैं, EF जो कि फर्मी एनर्जी को व्यक्त करता है, इससे नीचे के एनर्जी लेवल सभी फील्ड स्टेट होंगी, और इससे ऊपर के जो लेवल्स होंगे वो एम्प्टी स्टेट्स होंगी। ठीक है, तो फर्मी एनर्जी से नीचे के सभी लेवल, एनर्जी लेवल भरे होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वो अवस्थाएं ग्रहण कर सकते हैं, और ऊपर के जो लेवल्स होंगे वो रिक्त होते हैं, उन ऊर्जाओं की वैल्यूज़ को इलेक्ट्रॉन एक्वायर नहीं कर सकता है। जैसे कि हम बात करें, ये जो एग्जाम्पल है ये निकल बैंड की संरचना को हमें बता रहा है। लोह चुंबक में क्यूरी टेम्परेचर से नीचे के स्पिन अप में रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके क्यूरी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर जो स्पिन की डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, अप डायरेक्शन रहेगी, ऊपर की तरफ। और
स्पिन डाउन वाले बैंड ऊर्जा के विस्थापन के कारण असमान रूप से पूरित होते हैं। जैसा कि फिगर 9.2 में हम देख सकते हैं, ऊपर जो है वो ऊर्ध्व प्रचक्रण को व्यक्त कर रहा है, मतलब कि स्पिन अप को इलेक्ट्रॉन्स को व्यक्त कर रहा है। नीचे का जो है वो स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन्स को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर भी वही है कि ईएफ से नीचे की एनर्जी में लेवल की बात करें तो वहाँ पर पूरित अवस्थाएं फील्ड स्टेट्स हैं, और ईएफ से ऊपर अगर जाते हैं तो हमें एम्प्टी स्टेट्स देखने को मिल रही हैं। तो स्पिन अप और स्पिन डाउन दो तरह की स्पिन स्टेट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो देखिए, दोनों अर्धबैंड में फर्मी ऊर्जा ईएफ को एक तल में करने के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण अवस्था से दूसरी प्रचक्रण अवस्था में स्वतः स्थानांतरण होता है। अब ईएफ की जो लेवलिंग है, क्योंकि स्पिन अप के लिए और स्पिन डाउन के लिए दो तरह से इसका लेवलिंग हो जाती है, तो इसको एक ही लेवल में करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि उनकी जो स्पिन स्टेट होती है वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही ईएफ के एक ही लेवल में लाने के लिए क्या करते हैं, एक ही स्पिन स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, समांतर प्रचक्रण वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है और प्रति समांतर जो होते हैं, मतलब एंटी पैरेलल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। जिससे क्या होगा, अगर एक ही डायरेक्शन वाले स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा तो वो मैग्नेटिक मोमेंट को, मतलब चुंबकीय आघूर्ण को बढ़ावा देगा। इलेक्ट्रॉन के स्वतः स्थानांतरण के लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, स्वतः चुंबकन हो रहा है। ये क्या है, स्वतः चुंबकन है। तो और जो इंटरेक्शन होता है उसे एक्सचेंज इंटरेक्शन कहा जाता है, और ये जो है स्थायी चुंबकन को व्यक्त करता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है बिना मैग्नेटिक फील्ड लगाए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये मैटर के अंदर स्वतः हो रही है, और स्थायी चुंबकन को ये मैग्नीट्यूड उसका प्रदान करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे वाइस आणविक क्षेत्र का उद्गम और प्रकृति, कि वीज का जो मॉलिक्यूलर फील्ड था, जो वीज ने एक अपना फील्ड दिया था इसमें, जो कि पैरामैग्नेटिक से डिफर करता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को, तो उसका ओरिजिन किस तरह मानते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट हाइजेनबर्ग का विनिमय न्यून क्रिया या हाइजेनबर्ग एक्सचेंज इंटरेक्शन थ्योरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। थैंक यू।